आपका क्वेश्चन नंबर 91 है जो आपके पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, पहला ये कि निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए, यानी असत्य कथन चूज करना है इन चारों में से। परिवार में पति पत्नी व उनके बच्चे शामिल होते हैं, तो ये बात तो सही है। परिवार समाज की आधारभूत इकाई है, ये भी बात सही है। परिवार में रक्त संबंधों का होना अनिवार्य है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा राइट। क्यों? क्योंकि परिवार में रक्त संबंधों का होना अनिवार्य नहीं है। यानी मान लीजिए किसी का O प्लस है, तो सभी का O प्लस हो ये ज़रूरी नहीं है। किसी का हो सकता है रक्त समूह ए हो, ठीक है, किसी का हो सकता है बी प्लस हो या बी हो केवल। तो ये विभिन्नताएं पाई जाती है, तो अब ये नहीं कह सकते ये वो परिवार का सदस्य नहीं होगा। तो ये रक्त समूह में विभिन्नताएं पाई जा सकती हैं, तो वो कोई एक परिवार का सदस्य हो सकता है। जबकि ये कह रहा है कि अनिवार्य है, यानी सभी का एक जैसा ब्लड ग्रुप होना चाहिए, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी पे। राइट आंसर यही हो जाएगा। बाकी 4 नंबर ऑप्शन देखा जाए, ये लिख रही है पारिवारिक सदस्यों के साथ, सॉरी, परिवार सदस्यों के बाद जो आपके सर्वाधिक निकट पड़ोसी होते हैं वो भी ये स्टेटमेंट प्लस में हो जाएगा, यानी ये सही है अपने आप में। ठीक है, तो हमें तो केवल असत्य चूज करना था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है कि राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, जैसे कि तृतीया को वैशाख शुक्ल तृतीया को, या अश्विन शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को, या देव उठनी एकादशी को। तो राजस्थान में सर्वाधिक शादियाँ होती है, कह सकते हैं बाल विवाह की अकॉर्डिंग पूछा है, तो ये वैशाख शुक्ल तृतीया को मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन 93 है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। पहला ऑप्शन था जो गुरुपाद स्वामी समिति की सिफारिश पर बाल श्रम है जो निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 में लाया गया, तो ये बात तो सही है। संविधान का अनुच्छेद 23 जो 23 है वो बाल श्रम निषेध करता है, यानी उस पर बल देता है, तो ये भी बात सही है। विश्व बाल श्रम निषेध 12 जुलाई को मनाया जाता है, और लास्ट ऑफ द राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना 16 सितंबर 1994 की गई। ठीक है, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी में। ये 12 जुलाई को नहीं मनाया जाता है, यानी विश्व बाल श्रम निषेध है वो 12 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 94 है, कौन सा युग असुमेलित है। ठीक है, ये वस्त्र हैं और ये राज्य हैं, तो इनमें जो मिलान नहीं है, असुमेलित है, वो बताना है। जैसे गोचा लद्दाख से है, कसावा जम्मू कश्मीर से, पानो बाजू गोवा से है, और ये है रिगनोई, ये मिजोरम। तो ये रिगनोई वाला है, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए, यानी जो गलत है वो चूज करना है। इंची टेप पर 1 इंच से 60 तक चिन्ह लगे होते हैं, तो ये बात सही है। सिलाई के 5 चरण होते हैं, ये भी बात सही है। सिलाई मशीन का सर्वप्रथम आविष्कार फ्रांस में किया गया था, ये भी सही है। टेरिकोट व सिंथेटिक वस्त्र शीत ऋतुओं में उपयुक्त होते हैं, ये कहना गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि निम्नलिखित में से कौन से समूह में सभी संश्लेषित रेशे हैं, यानी सिंथेटिक हैं। जैसे कपास, रेयन, ऊन, रेशम ऊन, टेफ्लॉन, नायलॉन, टेरिलिन, रेयान, या पीवीसी, ये पॉली विनाइल क्लोराइड बोलते हैं, पॉलीथीन या बैकेलाइट। तो हम जाएंगे इसमें से ऑप्शन नंबर सी पर। ठीक है, नायलॉन, टेरिलिन और रेयन है वो आपके सभी संश्लेषित रेशे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला 97 नंबर क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 97 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राज्य में ऊंट प्रजनन का कार्य निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान द्वारा, या केंद्रीय पशुपालन विभाग द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है उद्यमियों को निवेश और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य में कितने जिलों जो उद्योग केंद्र हैं वो उप केंद्र कार्य कर रहे हैं, किसके लिए, जो उद्यमी हैं ना उनके निवेश के लिए। तो वो कर रहे हैं आपके 36 तो जिला उद्योग केंद्र है और 8 उप केंद्र है। ठीक है, फैक्चर के तौर पे याद रखना, ये परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, जो अभी मैंने बताया। ठीक है, नेक्स्ट है कि नापतोल मानक संबंधी अधिनियम कब आया था। ये आपका नापतोल अधिनियम आया था, ये मानक माना जाता है वो 1976 के अकॉर्डिंग ही माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है भूमि विकास, यानी भूमि विकास बैंक किसानों को जो ऋण उपलब्ध करवाता है, तो वो कम अवधि के लिए, मध्यम अवधि के लिए, दीर्घ अवधि के लिए, केवल
भूमि सुधार के लिए, तो हम कहेंगे ये दीर्घ अवधि के लिए कराती है, यानी भूमि विकास बैंक से संबंधित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, हरित पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, तो वो 24 अप्रैल 2019 को की गई थी। ठीक है, तो फैक्ट के तौर पे याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से 2 है। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को बताइए। दिसंबर 2020 में प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 2147 थी। ये बात तो सही है। शुद्ध के लिए शुद्ध अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2020 को से हुई है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखते हैं। जैसे प्रदेश में राज्य के प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 19,639 है, और राज्य में जो डाकघरों की संख्या वो 10,307 है, तो ये भी कह सकते हैं। हमारा तो असत कथन बताना, तो बी नंबर हो जाएगा, बाकी सभी सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, मैंग्रोव वनों की प्रधानता किस प्रकार के आवासों में पाई जाती है। यानी जो मैंग्रोव वन है, जैसे तटवर्ती आवास, पहाड़ी आवास, मरुस्थलीय आवास, ध्रुवीय आवास, यानी जो दलदली स्थान होते हैं ना, वहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे आपने सुन रखा हो, जो पश्चिमी बंगाल का सुंदरबन डेल्टा है, वहाँ पर कह सकते हैं दलदल ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं वो एक मैंग्रोव वनस्पति के लिए उपयुक्त स्थान है। ठीक है, तो वो उन्हें तटवर्ती आवास भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है कि राजस्थान कौशल पोर्टल का लोकार्पण कब किया गया था, यानी उनका कब बनाया गया था। ठीक है, तो ये 5 जून 2020 को बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, कौन सा युग असुमेलित है। ठीक है, जो ये जिला है, ये उपनाम है, वो देख लेते हैं कौन कौन से दे रखे हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये है जैसे उदयपुर को हम कहते हैं राजस्थान का कश्मीर, सिरोही को कहते हैं राजस्थान का बरखियोस्त। ठीक है, जयपुर को कहते हैं पूर्व का पेरिस, और झुंझुनू को कहते हैं हवेलियों का शहर। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी पे। यही कह सकते हैं उपनाम नहीं है किसका, झुंझुनू का, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि नारायणी माता का मेला लगता है, कब लगता है। चैत्र शुक्ल दशमी को, चैत्र पूर्णिमा को, बैसाख शुक्ल एकादमी को, या बैसाख पूर्णिमा को। तो ये लगता है बैसाख शुक्ल एकादमी की। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 है, असत्य कथन को चुनिए। नेवलों की पूजा नेवलाष्टमी के दिन की जाती है, तो ये गलत है जाएगा। ठीक है, तो बाकी सभी सही है। यानी जैसे वर्ष प्रतिपदा चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है, ये बात सही है। जैसे धींगा गणगौर का प्रारंभ मेवाड़ के महाराजा जय राज सिंह ने करवाया था। ठीक है, गुड़ला का त्यौहार चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है, तो ये तो सभी सही है। जो गलत था ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि असुमेलित युग में, जैसे आनंद सागर झील है, ये आपके बांसवाड़ा से संबंधित है। ठीक है, जो पूर्व में स्थित है आवासवाड़ा के, तो ये डूंगरपुर नहीं होगा, यहाँ पे बांसवाड़ा होगा, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी जैसे शारदा देवी ये प्लानी में है, द्वारकाधीश मंदिर काकरौली में है, जो टोरडी सागर है वो टोंक में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका जो 109 नंबर के, उभरी हुई ठोड़ी थोड़ी, ठीक है, नेत्रों की खंजनाकृति बनावट, धनुषाकार भौहें यानी धनुषाकार भौहें होती हैं, गुलाबी अदाएं, सुरम्य सरोवरों का अंकन किस चित्र शैली की एक विशेषता है। जैसे अलवर शैली, बीकानेरी, किशनगढ़ शैली, या नाथद्वार शैली। तो ये किशनगढ़ शैली से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 है कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में असत कथन कौन सा है। ठीक है, पहला था वह 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, और क्या ऑप्शन दे रखे हैं। सेकंड ऑप्शन है संसद सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, अनुच्छेद 56 के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर पद से हटाया जा सकता है। हमें पूछा था कि राष्ट्रपति के बारे में असत्य कथन, तो यही हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन है, यानी संसद सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है, ये असत्य है इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, यानी 111, गेहूं के बीदण का प्रयोग दावों के लिए कहाँ होता है। जैसे बगरू में, सवाई माधोपुर में, अकोला में, बाड़मेर में। तो ये आपके बगरू में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 112 कि राजस्थान के किस गढ़ को धारगढ़ के नाम से जाना जाता है, यानी धारगढ़ के नाम से जाना जाता है। जैसे मांडलगढ़, बीक बीकमपुरगढ़, और चोमुहागढ़, और चित्तौड़गढ़। ठीक है,
जो आपका चौमुखा गढ़ है इसे ही कहा जाता है धारगढ़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 113 नंबर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य क्या है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स क्या हैं वो टीचिंग मेथड के वो बताने हैं। ठीक है, यानी एनवायरनमेंट संबंधित, जैसे बालकों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश संबंध पहचानने और उसे समझने यानी समझने से हेतु प्रशिक्षित करना होता है। ठीक है, दूसरा है पर्यावरण विषय पर यानी अवेयरनेस फैलाना यानी जागरूकता लाना। बच्चे के सामाजिक जो प्रत्यय हो के प्रति उत्सुक बनाने की संज्ञानात्मक क्षमताएं उत्पन्न करना। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही है, यानी हम कहेंगे ये सभी सही है। यानी बालकों के प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश के संबंध को पहचानने और समझने से संबंधित प्रशिक्षित करना ये सही था। पर्यावरणीय विषय में जागरूकता लाना ये भी सही था, और जो सामाजिक प्रत्ययों के प्रति उत्सुक बनाना ये भी एक सही पॉइंट था, यानी एसीएफ 2005 की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर टी करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 114 नंबर। पर्यावरण का अजैविक कारक नहीं है, हमें केवल बताना है अजैविक कारक। ठीक है, देखो अजैविक कारक नहीं है यानी वो जैविक कारक होगा तो वो आपका सूक्ष्म जीव है, यानी सूक्ष्म जीव एक जैविक कारक में आएगा। ठीक है, जैसे खनिज है, वायु है, गैस है, ये आपके अजैविक कारक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित किया जाता है, जैसे परिवार एवं मित्र को। ठीक है, और भी ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे और भी ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे आश्रय स्थल, जल संरक्षण, ये कूट दे रखे हैं, इनमें से कौन सा है, तो हम लास्ट में जाएंगे। यानी हमने देखा परिवार, जैसे कि परिवार था, आश्रय स्थल और जल संरक्षण, ये तीनों आ जाएंगे इसी के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 116 कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मनोवैज्ञानिक का संबंध अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित है, जैसे थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलर, स्किनर। तो कोहलर से संबंधित होगा, यानी इन्हें इनसाइट थ्योरी भी बोल देते हैं। किसको? अंतर्दृष्टि को, इनसाइट थ्योरी। तो ये संबंधित होती है अंतर्दृष्टि सिद्धांत से, यानी कह सकते हैं गेस्टाल्ट वाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि ये कह रहा है कि किस विधि में बच्चे भयमुक्त रोचक वातावरण में पर्यावरणीय ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं, जैसे खेल विधि, डाल्टन विधि, या जैसे डाल्टन भी बोल देते हैं, प्रयोगशाला विधि या व्याख्यान विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेल विधि। यानी यही पूछा था, बच्चा जो है भयमुक्त और रोचक वातावरण के साथ पर्यावरणीय ज्ञान का अर्जन कर सकता है, तो वो आपके खेल विधि के माध्यम से कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 118 पर्यावरण अध्ययन के अधिगम सिद्धांतों से संबंधित सही युग कौन सा है। यानी ये आपका एक क्वार्टर है और इनके आधार पर ये चार दे रखे हैं, आपको चार स्टेटमेंट है, इनके कूट लास्ट में दे रखे हैं, वो बताने ये कौन कौन से कूट सही है। ठीक है, जैसे अन्य पठनीय विषयों के साथ सहसंबंध, बिल्कुल सही बात है, को रिलेट करके पढ़ाना चाहिए। शिक्षण का नियोजन सिद्धांत, यानी नियम बनाकर ही जो भी सिद्धांत है उनको शिक्षण करना चाहिए। क्रिया का सिद्धांत, यानी जो एक्टिविटी आधारित जो भी सिद्धांत था उन्हें फॉलो करना चाहिए। उपयोगिता का सिद्धांत, जो उपयोगी है उनको फॉलो करना चाहिए। वैसे देखा जाए सभी पॉजिटिव बात कही गई है, तो हम तो सभी पे जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ये तो नहीं होगा इनमें से, तो और भी देख लेते हैं कोई ऑप्शन हो। तो जैसा देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर डी है, इसमें सभी पॉइंट्स आ गए हैं। लेवल सॉरी आपका कतर एक, यानी कूट नंबर 1, 2, 3, 4 ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 119 है आगमन विधि की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है यह विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होती है, यह विधि नियम की खोज करती है और खोज प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है, और सी नंबर ऑप्शन है ये तार्किक सोच को विकसित करती है और ये विद्यार्थी केंद्रित होती है। तो हम ऑप्शन नंबर ए पे ही जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि ये सामान्य से विशिष्ट नहीं होती, विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है या उदाहरण से नियम की ओर होती है। ये क्या कहते हैं आगमन विधि की एक विशेषता है और इसी के अकॉर्डिंग चलती है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये असत्य है यानी विशेषता नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 120। ये कह रहा है कि सामाजिक अध्ययन मनुष्य तथा उसके अपने सामाजिक एवं भौतिक वातावरण से अंतःक्रिया का अध्ययन है, यह किसके द्वारा बताया गया है, जैसे माइक के लिज के द्वारा, वेस्ले MP मुफात के द्वारा या महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये बताया गया है माइक की लिज के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है देखिए, यह है 81
81 से 100 तक के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए 81 से 100 के बीच में अपन को सभी अभाज्य संख्या निकालनी है, तो आप इनको देख सकते हैं कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आएंगी। देखिए 83 आएगी, 89 आएगी और 97 आएगी। जब इन सभी का आप योग कर देंगे तो ये 269 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है अपना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय मुद्रा के अंतर्गत कितने रुपए के नोट पर वित्त सचिव यानी भारत सरकार के हस्ताक्षर होते हैं। तो ये जो नोट होता है वो होता है 1 रुपये का, यानी ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से उचित भिन्न है। देखिए उचित भिन्न वो होती है जिसका जो अंश होता है वो छोटा होता है हर से, ठीक है, वही उचित भिन्न होती है। तो देखिए ये सिर्फ पहले ऑप्शन में है, यानी 2 छोटा है 3 से, तो यही उचित भिन्न हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 95, 27 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। देखिए 27 के आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो देखिए 27 लिख लिया, इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए 3 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, फिर 9 बार जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और फिर 3 का भाग देंगे, यानी ये अपना आ गया 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 27 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 96, 0.75, 0.32 और 0.60 का लसा ज्ञात करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले अपन इन सभी संख्याओं को लिख लें और जितने के बाद पॉइंट है उतने नीचे 0 लिख लें, ठीक है। ऐसे ही 32 के नीचे 2 0, ऐसे ही 60 के नीचे 2 0। अब वो हमसे पूछ रहा है एलसीएम पूछ रहा है। इसका मतलब जो ऊपर वाली संख्या हैं उनका तो निकालना है हमको एलसीएम, और जो नीचे वाला जो हर है उनका अपन को एचसीएफ निकालना है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखें कि ऊपर वालों का वो चीज़ निकाली जाती है जो अपन को ज्ञात करनी है, और नीचे वालों की वो चीज़ निकाली जाती है जो अपन को ज्ञात नहीं करनी। यानी अगर एलसीएम पूछ रहा है तो अंशों का एलसीएम निकालना है और हरों का एचसीएफ निकालना है। तो देखिए यहाँ पे अपन देखेंगे कि 75, 32 और 6 इन सभी का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 2400, और नीचे तो 100 सब में आ रहा है, तो 100 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब इसको लिख देंगे तो लस क्या हो जाएगा, यानी 2400 नीचे 100 लिख दिया जो कि एचसीएफ आया है, इससे ये कट गया तो ये आ गया 24, यानी ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 97, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 2 संख्याओं का मसप 8 है, उनके लसप 320 है, तो वे संख्या क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को ज़्यादातर आप ऑप्शन से करें तो सबसे बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि वैसे आप करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो आप ऑप्शन देखते रहिए इसमें। देखिए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर आपको पता हो तो मसप वो संख्या होती है जिसका जो संख्या दी गई होती है ना उसमें प्रत्येक में भाग चला जाता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या अपन को 6 दी गई है और अपन को 16 दी गई है, तो इनका जो मसप आएगा वो ऐसा आएगा कि उस मसा का भाग इसमें भी जाएगा और उसमें भी इसमें भी जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मसप यानी जो 8 आया है अपना, उसका भाग जो दी गई संख्या है उनमें जाना चाहिए। तो देखिए 36 में अगर आप 8 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, 38 में नहीं जाएगा, इस 38 में भी नहीं जाएगा, तो 40 में चला जाएगा, ठीक है, और 64 में भी चला जाएगा। तो यहीं से अपन को पता चल गया कि ऑप्शन नंबर अपना 3 आंसर होगा। यानी मसप वह छोटी से छोटी संख्या होती है। देखिए मसप वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग प्रत्येक संख्या में चला जाता है, ठीक है, जिनका वो मसप होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। विधि से ये काफ़ी लंबा पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 98। देखिए
40 आदमी 5 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करते हैं, तो बताओ 50 आदमी 4 घंटे कार्य करके उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। अगर आपको पता हो तो M1 D1 H1 बराबर होता है M2 D2 H2, ये MDH फॉर्मूला होता है इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने का। तो देखिए 40 आदमी हैं, ठीक है, 5 घंटे कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और 10 दिनों तक कार्य कर रहे हैं। दूसरी तरफ अपन देखते हैं 50 आदमी हैं, 4 घंटे कार्य कर रहे हैं और दिन अपन को निकालने हैं। तो इनसे आप इन सभी को काट दीजिए। यहाँ पे जो अपना डी आ जाएगा वो आ जाएगा 10 दिन, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि 8 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं और 6 दिन कार्य करने के बाद 4 पुरुष कार्य पर और लगा दिए जाते हैं, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। वही MDH का फॉर्मूला है। देखिए 8 पुरुष थे, 12 दिन कार्य किया, ठीक है, दूसरी तरफ 6 दिन कार्य किया, कितने पुरुषों ने, 8 पुरुषों ने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 12 पुरुष, देखिए 8 पुरुष थे पहले, ठीक है, 12 दिन कार्य किया। दूसरी तरफ अब देखते हैं कि 6 दिन कार्य किया, कितने पुरुषों ने, 8 ने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अब 12 यानी 4 और आ गए, तो पहले 8 थे, 4 और मिलके 12 हो गए, ठीक है। इन्होंने कितने दिनों तक कार्य किया, ठीक है, ये अपना एक इक्वेशन बन गया MDH से। देखिए 8 पुरुष थे, 12 दिन कार्य किया, 6 पुरुषों ने 6 दिन कार्य किया, 8 पुरुषों ने। उसके बाद कितने पुरुष आए, देखिए 4 आए, तो 8 और 4 कितने हो गए, 12। उन्होंने कितने दिनों तक कार्य किया, तो ये हो गया डी। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इसको काट भी सकते हैं अपन किसी तरीके से। यहाँ पे अपन डायरेक्ट देख लेते हैं, डी बराबर अपना आ जाएगा 4 दिन, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, MDH लगाना है और कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का LCM निकालना है अपन को। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को करने में अपन देखते हैं, सबसे पहले आप देखिए कि अगर भाग दे के काम चल जाए तो ठीक है, नहीं तो ट्रिक भी इसकी होती है। तो अपन देखेंगे इस तरीके से, यानी भिन्न है तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालना है, LCM, और नीचे वाली संख्याओं का HCF। तो देखिए 1, 2, 5 और 4 का जो LCM आ जाएगा वो आ जाएगा 20, 3, 9, 6, 27 का HCF आ जाएगा अपना 3। तो जो LCM इसका निकलेगा वो निकलेगा 20/3, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऊपर वाली संख्याओं का निकालना है LCM और नीचे वाली संख्याओं का निकालना है HCF, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए कि 10 छात्रों का औसत 20 है, 5 नए छात्र के आने से उनकी औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ 5 नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है। तो देखिए उनको दिया है कि देखिए 10 छात्र हैं, औसत आयु 20 है, तो टोटल कितना हुआ, तो ये हो गया 200। अब 5 नए छात्र आ गए, तो पहले कितने छात्र थे, 10, तो अब कितने हो गए, 15। तो औसत आयु कितनी बढ़ गई, 1, यानी पहले 20 थी तो अब कितनी हो गई, 21। अब टोटल कितना हो गया, अब हो गया 315। अगर 315 में से अपन 200 घटा देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 से 15, जो कि जो 5 नए छात्र हैं ना उनकी आयु का योग है। तो अगर उनकी आयु का योग है तो औसत कितना होगा, औसत होता है राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, यानी टोटल आयु बट्टे उनकी संख्या। तो विद्यार्थी कितने हैं, 5, इसका इसमें भाग दें तो ये आ जाएगा 23 साल, यानी जो औसत, देखिए जो 5 नए विद्यार्थियों की औसत आयु है वो है 23 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 2, 11 परीक्षणों का औसत 60 है, प्रथम 5 परीक्षणों का औसत 58 है, अंतिम 5 का 56 है, तो छठवां परीक्षण क्या होगा। देखिए 11 परीक्षणों का 60 है तो कितना हो गया, 660, 5 का 58 है, 5 का 58 है तो ये कितना हो गया, 290, और शेष 5 का कितना है, 56 है, तो ये कितना हो गया, 280। अब देख लीजिए
यहाँ से आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए 290 और 280, 200, अब देखिए 2 से 90 और 280 दोनों को जोड़ के हो गया 570। ठीक है, इसको घटा देंगे अपन 660 में से, तो ये बच जाएगा 500, सॉरी ये बच जाएगा आपका 90। ठीक है, तो आपको वही पूछ रहा है संख्या कौन सी है, तो वो संख्या कौन सी है, छठवां प्रेक्षण कौन सा है, वो है 90। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि एक बेईमान दुकानदार एक किग्रा के स्थान पर केवल 800 ग्राम तौलता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। अब देखिए आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, कितना है अपना 1000 ग्राम, यानी आप मान लीजिए कि 1 ग्राम बराबर 1 रुपया। ठीक है, ये मान के चलिए, तो देखिए 1 ग्राम के स्थान पर इतने ग्राम तौलता है, यानी 1000 ग्राम के स्थान पर वह तौलता है 800 ग्राम। अंतर कितना हो गया, 200। अब देखिए ये जो बेच रहा है वो, उसके लिए क्रय मूल्य कौन सा होगा, ये 1000, क्योंकि 1000 के स्थान पर यानी ये जो एक किग्रा खरीदने वाला है उसके लिए तो यही क्रय मूल्य हुआ ना, तो इसलिए ये हो गया उसके लिए एक क्रय मूल्य की तरह कार्य करेगा। तो देखिए 200 रुपये यानी दोनों का अंतर कितने पर, 1000 पर गुणा 100 प्रतिशत के लिए, इससे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इस जीरो से ये कट गया, तो ये आएगा 20%, यानी उसको लाभ होगा वो होगा 20%, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। देखिए कि एक व्यक्ति 20 सेब 100 रुपये में बेचता है और 20% लाभ प्राप्त करता है, तो बताइए कि उसने 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शन से करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो थोड़ा लंबा खींचेगा क्वेश्चन। अब देखिए मान के चलिए पहला ऑप्शन उठाइए, मान लिए कि उसने कितने सेब खरीदे, 20 सेब खरीदे। ठीक है, अब उसको 20% लाभ हुआ है, तो लाभ जो हुआ है वो क्रय मूल्य पे ही तो होगा। अगर 20 पे अगर 20% का लाभ हो जाएगा तो देखिए ऑप्शन नंबर फोर्थ से चलते हैं। देखिए फर्स्ट से चलेंगे तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करना पड़ेगा, तो आंसर फोर्थ है, तो फोर्थ से चलते हैं। देखिए मान लीजिए कि उसने कितने सेब खरीदे, 25। ठीक है, 25 सेब खरीदे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में उसके पास कितने सेब थे, 20 थे, दोनों का अंतर कितना हो गया, 5। कितने पे, तो ये हो जाएगा 25 पे। 25 पे अगर 5 है तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, और जब 100 का गुणा करें तो ये 20% आ जाएगा। इसका मतलब अपने जो ऑप्शन उठाया है वो सही है, क्योंकि उसको जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है 20%। ठीक है, देखिए कितने सेब खरीदे, मान लीजिए अपन ने कि वो 25 खरीदे। ठीक है, 25 खरीदता है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। देखिए कोई राशि है, तिगुनी करनी है तो 1 का कितना हो गया, 3, अंतर कितना हो गया, 2। अब ये 2 क्या है, ये जो अंतर है वो है ब्याज। ठीक है, अगर ये ब्याज है तो अब लगा देंगे PTR/100, तो ब्याज बराबर क्या होता है, P यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय/100। तो मान लीजिए मूलधन कितना है, 1, दर कितनी है, 10, टाइम अपन को निकालना है /100। इसे यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये T बराबर आ जाएगा 20, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि एक आयताकार मैदान की लंबाई इतनी है, विकर्ण का माप इतना है, तो बताओ मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए मान लीजिए लंबाई तो ये दे रखी है उसने और डायगोनल उसने ये दे रखा है, तो क्षेत्रफल के लिए अपन क्या करेंगे, क्षेत्रफल के लिए अपन करेंगे L × V। ठीक है, L × V करेंगे। अपन को पता है कि ये कोई आयत है जिसमें अगर ये वाला विकर्ण है जो कि उसने 100 दे रखा है। ठीक है, लंबाई ये 80 दे रखी है। इस त्रिभुज में ये एक समकोण त्रिभुज होगा, तो इस समकोण त्रिभुज में अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर लगा देंगे। तो देखिए 100 का स्क्वायर बराबर 80 का स्क्वायर प्लस
ये जो लंबाई है मान लीजिए b है तो b का स्क्वायर, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे अपना b बराबर आ जाएगा 60। ठीक है, अब b बराबर आ गया 60, l बराबर दे रखा है 80 और b बराबर आ गया 60। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 80 गुणा 60, यानी ये हो गया 4800। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा 4800। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि एक वर्ग का विकर्ण दूसरे विकर्ण का दोगुना है तो इन वर्गों के क्षेत्रफलों के मध्य क्या अनुपात होगा। अब देखिए, एक वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगुना है। देखिए मान लीजिए, देखिए पहले का विकर्ण मान लीजिए d1 है, दूसरे का है d2। ठीक है, वो कह रहा है कि पहले का दुगुना है दूसरे से, अगर इसका 2 होगा तभी तो इसका 1 होगा। और आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं कि वर्ग के क्षेत्रफल होता है वो विकर्ण का स्क्वायर भी होता है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर ये होता है। तो 1/2 विकर्ण का स्क्वायर फॉर्मूला इसमें लगा देंगे तो देखिए विकर्ण कितने दिए हैं, 2:1। ठीक है, तो 1/2 विकर्ण का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 अनुपात 1/2 गुणा यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। इससे तो ये कट ही गया, ये 4:1 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की परिधि तथा वर्ग की परिमिति बराबर है तो वृत्त के क्षेत्रफल व वर्ग के क्षेत्रफल के मध्य अनुपात क्या होगा। अब देखिए परिमिति बराबर है तो यानी इसका मतलब है कि 2πr बराबर 4 है। यहाँ से अपन r निकाल लेंगे, r कितना आ गया, 2a/π। ठीक है, अब वो हमसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोनों के क्षेत्रफल लगा देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल πr² बट्टे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर बराबर पाई की जगह पे पाई। अभी r अपन ने निकाला है 2a/π, तो 2a/π 2 बार लिख देंगे, 2a/π और नीचे a²। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे a इससे कट गई, 2a यहाँ से कट गई। ठीक है, ये इस पाई से ये पाई कट गई तो यहाँ पे बचा, देखिए क्या बचा अपना, यहाँ पे बचा 7/22। ठीक है, इसको अनुपात में लिख देंगे अपन तो 7:22, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 9 कि 10 और 5 विमाह वाले कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़। देखिए ये है घनाभ, घनाभ में जो लंबी छड़ होती है वो होता है विकर्ण, और विकर्ण का फॉर्मूला होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है, बस इसी फॉर्मूले में रख देंगे इनको। देखिए 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 100, ये हो गया 100 और ये हो गया 25। सभी को जोड़ देंगे आपस में तो ये हो गया 225, और 225 का रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 15, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो गया। अब 1 से 40 के कोण को रेडियन में चेंज करना है। देखिए अगर कोई कोण रेडियन में चेंज करते हैं तो अपन π/180 का गुणा करते हैं। ठीक है, सिंपल है। तो क्या करेंगे, 140 गुणा π/180, 0 से 0 कट गया, 2 से काट देते हैं, ये 7 बार ये 9 बार, तो आंसर कितना आएगा 7π/9, यानी ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 11 कि गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार है एवं कुंजी है, ये परिभाषा किसने दी थी। तो ये परिभाषा देने वाले थे रोजनबैंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार है, यह कथन गणित की किस प्रकृति को इंगित करता है। तो ये करता है अपना तार्किक प्रकृति को। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 से 13 रेखागणित का संबंध किससे है। संख्याओं से, प्रसार एवं विस्तार से, प्रतीक चिन्हों से एवं अंकों से। तो रेखा गणित का जो संबंध है वो है अपना प्रतीक चिन्हों से, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 कि गणित शिक्षण में अध्ययन किया जाता है संख्याओं का, ग्राफों का, मापन का या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा 4th नंबर उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 115 कि हमारे लिए गणित का विशेष महत्व है। सौंदर्यात्मक, अनुशासनात्मक, सुनागरिकता एवं चित्रात्मक। तो हमारे लिए जो गणित का विशेष महत्व है वो है अनुशासन, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेखा गणित की श्रेष्ठ विधि है सूत्र आधारित विधि, खेलकूद विधि, अभ्यास विधि या फिर प्रदर्शन विधि। तो जो रेखा गणित की विधि है वो है प्रदर्शन विधि, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बालकों को कम से कम बताया जाए और जितना अधिक हो संभव हो उसको खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, यह कथन किसका है? तो ये कथन देने वाले थे वो थे हर्बर्ट स्पेंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए कि निम्न में से प्राइमरी कक्षाओं में रेखागणित अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है? औपचारिक, अनौपचारिक, 1 या 2 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो अपने रेखागणित है प्राइमरी कक्षा उसका अनौपचारिक रेखागणित पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए 119 कि एक गणित अध्यापक बच्चों में गणना करने की शक्ति को निम्नलिखित द्वारा बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ा सकता है? संकल्पनाओं को स्पष्ट करते हुए, काफ़ी अभ्यास करवाना, शिक्षण के दौरान कक्ष एवं क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, केवल एल्गोरिथम का प्रयोग करके या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो शिक्षक है वो शिक्षण के दौरान कक्षा कक्ष में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके क्या करवा सकता है? गणित अध्यापक गणना की शक्ति का विकास कर सकता है या बढ़ा सकता है। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन के कितने सोपान होते हैं? तो मूल्यांकन के अपने 3 सोपान होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा। तीनों सोपान होते हैं वो देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला सोपान होता है वो होता है उद्देश्यों का निर्धारण करना, ठीक है, उद्देश्यों का निर्धारण। सेकंड है अपना अधिगम क्रियाओं का आयोजन, यानी अधिगम क्रियाओं का आयोजन। और तीसरा होता है अपना मूल्यांकन करना। तीसरा होता है अपना मूल्यांकन करना। तो यहाँ पे अपने 3 सोपान हो जाते हैं मूल्यांकन के। इस प्रकार यहाँ पे अपने 30 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। ऐसे मॉडल पेपर हम डेली डालते रहेंगे मैथ के, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।